अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज हम वीकली राउंड अप करेंगे। आज फ्राइडे है और इस हफ्ते के जो अहम इशूज़ रहे उनके ऊपर बात होगी। एक बड़ा इशू रहा इमरान खान साहब की अदालतों में पेशियों का, फिर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब और जो केपी का इंतखाब है उसको मुलतवी करने का जो हुक्मनामा था वो सब के ऊपर बाजी ले गया, जिसने एक नई बहस को इस मुल्क में जन्म दिया है। और दोनों तरफ से बात हो रही है मुल्क में इकट्ठे इंतखाब होने या अलग अलग होने के हवाले से, लेकिन दोनों सूरतों में नज़र आता है कि एक नए बहरान की बुनियाद अब रख दी गई है। पीटीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया था। अभी तक इस हवाले से कोई अपडेट नहीं है, या फिर ये भी कहा जा रहा था कि कहीं अज खुद अदालत की तरफ से इस मामले को ना उठाया जाए। आज तक ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब ये सवाल उठा रहे हैं जो आगाज़ में आप सुन रहे थे। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी और माली मसाइल जो वजह बनाई गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से और हवाला देकर कि हुकूमत की तरफ से ये बातें उनको कही गई हैं, वो खान साहब ये कहते हैं कि इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन अगर मुलतवी होते हैं तो क्या गारंटी है कि ये मसाइल अक्टूबर में नहीं होंगे। और फिर हवाला उन्होंने दिया कि क्या ये ज़ियाउल हक की तरह इलेक्शन आगे करते ही जाएंगे। एक और आज की पेशरफ्त है कि सदर मुमलिकत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा गया, जिसमें उन्होंने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन कराने के हवाले से वाज़े हुक्म दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तारीख आगे पहले आने के बावजूद इलेक्शन को जो मुलतवी किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। वो ये कहते हैं कि इस हवाले से देखना होगा कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये मज़ीद जो है वो ख़राबी को जन्म देगा। ये उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से इसके हवाले से दरख्वास्त की है कि इसके ऊपर वो गौर व खौस करें। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो हुकूमती जमातें हैं ये ख़ुद को जमहूरी जमातें कहती हैं। पीडीएम के नाम से इन्होंने एक तहरीक बनाई, डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से। तो कैसा है इस वक्त जो इंतखाबात के हवाले से बहस जन्म ले रही है और वाज़े तौर पे हुकूमती जमातें भागती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले की हिमायत की है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, जिनकी अदालतों से उनको रिलीफ मिलने का आज भी एक सिलसिला जारी रहा। उसकी कुछ तफसील आपके सामने रख देती हूँ। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में वो पेश हुए और इस्लामाबाद में जो दर्ज 5 मुकदमात हैं उनमें लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब को गैर मामूली तौर पे रिलीफ दे दिया गया। हिफाजती ज़मानत उनकी मंजूर कर ली गई। 27 मार्च तक उसकी तौसी हुई है, जो हिफाजती ज़मानत पहले से मंजूर थी। फिर इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत से भी इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिला है। खातून जज का जो धमकी देने का मामला था उसमें इमरान खान साहब के जो नाकाबिले ज़मानत वारंट थे उनको काबिले ज़मानत वारंट में तब्दील कर दिया गया। आज की खान साहब की पेशियों की ख़ास बात यह रही कि वो मजमे को साथ लेकर नहीं आए, तो खुदा का शुक्र है ना कोई हंगामा हुआ, ना शेलिंग हुई, ना लाठी चार्ज की कोई ज़रूरत पड़ी। तो फिर इस पर भी डिस्कशन होगी कि क्या इमरान खान साहब पहले जो करते रहे वो एक हंगामा आराई की सूरत हाल जानबूझ के बनाई गई, जिसमें मुकदमात भी बने, जिसको अब सियासी तौर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तीसरी तरफ नवाज शरीफ साहब काफ़ी दिनों के बाद बोले हैं, जिसमें हेडलाइंस बनी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को फितना का लफ्ज़ उन्होंने खान साहब के लिए इस्तेमाल किया और मुतालबा किया कि जिन लोगों ने पुलिस पर हमले किए उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। उस JIT का भी जिक्र किया जो कल बनाई गई थी। तो हम इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ एक बहस है। आज हसन न्याजी जो नौजवान रुकन है PTI के लीगल टीम का भी हिस्सा है, और फिर अज़हर मशवानी है, वो भी एक नौजवान है जो PTI की सोशल मीडिया को लीड करते हैं। इनकी गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन उसमें बगैर वारंट के ये गिरफ्तारियाँ हुई। चार्जेस के बारे में किसी को मालूम नहीं, अब तक कुछ तफसीलात सामने उस तरीके से अज़हर मशवानी की गिरफ्तारी की नहीं आ सकी। तो क्या जब जो कायद है PMLN के और उनकी पार्टी की तरफ से इन चीज़ों को इंडोर्स किया जाना क्या इंतकामी कार्रवाई के ज़ुमरे में आता है, ये समझा जाए कि अब उनकी पार्टी लीडरशिप भी इसको सराह रही है जो इक़दामात इस वक्त हो रहे हैं, और क्या जो हो रहा है वो दुरुस्त है। इनके ऊपर, इन तमाम इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। बेहतरीन एनालिस्ट का पैनल मेरे साथ मौजूद है, जिनसे हम रहनुमाई हासिल करेंगे। अबसार आलम साहब और जैगम खान साहब, और कुछ ही देर में हमें अतर काज़मी साहब भी इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेंगे। आगाज़ अबसार आलम साहब, सर आपसे करते हुए, और आपको खुशामदीद ख़ास तौर पे भी कहूँगी, आज पहली दफ़ा आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। ये जो इलेक्शन की पहले बात कर लेते हैं, हुकूमती जमातें बहुत बैड टेस्ट में जा रहे हैं। उनके आज वो तमाम बयानात चलाए जा रहे हैं जिसमें वो चैलेंज कर रहे थे कि अगर इनको इलेक्शन चाहिए तो खान साहब असेंबलीज़ को डिज़ोल्व करें। आज वो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन मुलतवी करने को सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ काफ़ी हद तक जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के सर के ऊपर रखी जा रही है, जबकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और फंड्स देना वो हुकूमत का काम था। इसके अंदर कैसी एक मिसाल कायम हो रही है इस मुल्क में जो जमहूरी निज़ाम के तहत चलता है बज़ाहिर? बहुत शुक्रिया। एक तो आपने बुलाया आज पहली बार, तो इसीलिए पहली बार मैं अपीयर हो रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। और ज़ाहिर अनअनाउंस्ड पाबंदियाँ थी मुझ पर कई सालों तक जो रहीं बाजवा डॉक्ट्राइन के तफ़ैल, और ये जो आज हम इस मुल्क में हालात देख रहे हैं ना, ये उसी बाजवा डॉक्ट्राइन की देन है।
जैसे ज़ियाउल हक गया तो उसके बाद यहाँ पे एक लेगेसी उसकी रही, इसी तरह जनरल बाजवा के जाने के बाद एक लेगेसी है जो चल रही है। और मैं चीज़ों के जो अभी आज आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये सिम्टम्स हैं, नए बहरान का आगाज़ नहीं हुआ। ये एक बहरान मुसलसल चल रहा है और इसमें नए नए मोड़ आ रहे हैं। और ये बहरान शुरू हुआ उस वक्त जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आई इमरान खान के ख़िलाफ़, और उसमें उन्होंने असम्बली डिज़ोल्व कर दी, अपोजिशन को गद्दार डिक्लेयर कर दिया और उनका अमरीकी साजिश है और उसकी बुनियाद पे ये मुझे इक़्तिदार से निकाला जा रहा है, इसलिए ये सब गद्दार हैं। और इसी बात पे उन्होंने कासिम सूरी साहब ने उन सबको गद्दार करार दे के रेजोल्यूशन डिसमिस कर दी और उसके बाद खान साहब ने और सदर आरफ अलवी साहब ने असम्बली डिज़ोल्व कर दी। उनकी जो मॉरल एज थी वहाँ ख़त्म हो गई। अब उसके बाद सारी सियासत हो रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। इसमें आइन और कानून को अपने अपने मकासद के लिए दोनों तरफ इस्तेमाल करें। निज़ाम देखिए, निज़ाम के लिए मैं एक ऑप्टिमिस्ट इंसान हूँ। निज़ाम अगर निज़ाम के लिए बेहतर है, जितने भी फोड़े निज़ाम के खून के अंदर हैं ना वो बाहर निकल रहे हैं, इनका इलाज करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जाके नुकसान पहुँचाती हैं। ऐसी जो एम्बिग्विटीज़ होती हैं आइन के अंदर, कानून के अंदर, वो हमें नज़र आ रही हैं, उनका इलाज करना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि इमरान खान साहब को मैं ज़ाहिर है बहुत सालों से जानता भी हूँ और उनको फॉलो भी किया है एज करेक्टर, और मैं उनसे ये उम्मीद करता था कि कम से कम वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएंगे। लेकिन ये जो बहरान का आगाज़ है ना, ये तब हुआ जब उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई, अदम एतमाद की तहरीक में नाकाम होने के बाद। और उसके बाद से जो हुआ ना, उनकी मुसलसल ये कोशिश है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात हों। असल बात पंजाब और KP के इंतखाबात ना उनका मकसद है ना उनका इरादा है। उन्होंने ये असम्बलीज, तो यहाँ पे उनकी हुकूमत थी दोनों जगहों पे, और अब अभी भी अगर वो इलेक्शन जीत के आते हैं तो वो हुकूमत बना लेंगे तो स्टेटस को हो जाएगा ना, जो पिछले साल अप्रैल में था कि मरकज़ में और हुकूमत है और 2 सूबा में और हुकूमत है, यहाँ पे फिर PTI की हुकूमत आ जाएगी। तो फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क वो ये डालना चाह रहे थे कि वो पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाना चाह रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी जमातें हैं और इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा जो है, वो अब फौरी तौर पे इस मुल्क में इंतखाबात नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि वक्त पे इंतखाबात हों। लेकिन इमरान खान की तरफ अदलिया का झुकाव वाज़ेह है और अदलिया की उन्हें सपोर्ट है। इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा एक PDM को सपोर्ट कर रहा है। PDM की जमातें जो हैं वो चूँ चूँ का मरबा हैं, कोई एक जमात तो है नहीं, ना कोई एक मंशूर है। इसलिए ये जो दाल बट रही है ना जूतों में, ये इसकी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ ख़याल जमातें और ताकत के मराकज़ हैं जो किसी एक पेज पे नहीं आ पा रहे, और उसमें ज़ाती अनाए हैं, ज़ाती सियासी मफादात हैं। तो ये वजह है असल बहरान की वजह आइन और कानून नहीं है, अपने अपने पैटी पॉलिटिक्स, पैटी पावर पॉलिटिक्स और अपने अपने मफादात। यस, मैं ये बात है अतर साहब, आपको भी बाकायदा वेलकम कहती हूँ। मैं आपकी तरफ ही लेके आती हूँ, फिर आगे एजेक को कंक्लूड करेंगे हमारे लिए। अफसार आलम साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है, वही कहते हैं रूल्स ऑफ गेम कोई है ही नहीं, और इसकी बुनियाद इमरान खान साहब ने रखी। तो आज हम इन महफिलों में बैठ के किस तरीके से आइन और जमहूरियत की बात करें, क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, इस वक्त हुकूमत में कौन है, इक़्तिदार किन के पास है? इमरान खान ने अगर रूल्स और रूल ऑफ गेम्स पे अमल दरामद नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया और तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग हो गई। अब आइन के अंदर एक वाज़ेह चीज़ लिखी, किस तरीके से हम ये दिफा कर सकते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो आइन में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने, वो करवाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी आप उनका कंडक्ट देख लें, जो सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ हो रहा है, जो दीगर लोगों के साथ हो रहा है, क्या ये जमहूरी रवैये हैं? क्या इसका दिफा किया जा सकता है? तो ये इतनी पेचीदा चीज़ नहीं है। अभी सामने है कि आपने आइन और कानून पे अमल दरामद करना है या नहीं करना। बाकी माजी में इसमें जो कुछ होता रहा, माजी में जो तैनातियाँ हुई, चाहे वो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा थे, ना तो अवाम ने उनके लिए कंपेन की थी, ना अवाम ने उनके लिए सिफारिश की थी कि जनाब मेरी सिफारिश पे उनको लगाया गया या अवाम की सिफारिश पे। देखें, वो तो अब हिस्ट्री का हिस्सा बन गया ना सब कुछ। अब तो इस वक्त इक़्तिदार इनके हाथ में है, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, ANP के, JUIF के।
इन्होंने ये फैसला करना है कि क्या ये आइन और कानून पे अमल दरामद करेंगे या नहीं करेंगे। एतजाज एहसन साहब क्या कह रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब क्या कह रहे हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब क्या कह रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, अपनी इनके अंदर जमातों के अंदर जो लोग जमहूरियत पे यकीन रखते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ज़ाती मफादात के लिए इस वक्त जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर कोई नहीं दिखा रहा तो वो ये 13-14 जमातें, क्योंकि इनको नजर आ रहा है इंतखाबात होंगे तो हम हार जाएंगे। जो दो जवाब पेश किए जा रहे हैं फंड्स के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में, इस पे आप क्या कहेंगे? यहाँ पर काफी हद तक जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाली जा रही है, लेकिन उनको असिस्ट तो गवर्नमेंट नहीं करना है कहीं ना कहीं। देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है सिक्योरिटी, क्या 2013 में इससे बेहतर सिक्योरिटी थी, 8 में इससे बेहतर सिक्योरिटी थी? अगर आपके पास इतने फंड्स भी नहीं है एक जोहरी ताकत के पास कि वो इलेक्शंस करवा सकें, तो 6 महीने बाद वो फंड्स कहां से आ जाएंगे? और दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन ने जो रीजंस दिए हैं वो तो उन्होंने बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक नाकाम रियासत है। तो एक ऐसा मुल्क जहां पे आप इंतखाबात नहीं करवा सकते, सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, तो फिर उस मुल्क के अंदर क्या जमहूरियत चल सकती है? तो ये गैर जमहूरी रवैया है मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद का। अदालत पे किस हद तक इन्हिसार होना चाहिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस पर भी आपसे बात करूंगी। जैगम साहब, यहाँ पे जो अब गुफ्तगू हुई इसमें एक ये भी है हमारे पास, अगर हम स्टैट्स को कोट करें, सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी एक रिसर्च है, उन्होंने भी वो हवाला दिया है कि 2008 में भी सिक्योरिटी के हालात किस हद तक दहशतगर्दी चल रही थी मुल्क में, और 2013 के बारे में भी, और कहा है कि हालात आज उससे अबतर और उसके करीब भी नहीं हैं। तो आप समझते हैं कि इसके ऊपर एक तो ये बात सामने आती है, दूसरा फंड्स या इकोनॉमिकली तो ऑब्वियसली इस वक्त जो हालात हैं मुल्क में माजी में कभी भी नहीं थे, ये जवाज़ काफ़ी है? या फिर जिस तरीके से एक तरफ से इसको आइन की और जमहूरियत की बका के लिए अहम करार दिया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, दूसरी तरफ से जो ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा जा रहा है कि अगर इस वक्त अलग अलग इंतखाब हो जाएंगे तो फ्यूचर में हमेशा के लिए एक इबाम रह जाएगा इंतखाबात के हवाले से। आप इन दोनों में से किस सोच को ज़्यादा काबिल यकीन समझते हैं? देखिए, दोनों वजूहात जो बताई जा रही हैं उसमें बिल्कुल कोई वजन नहीं है। जो आपने स्टैटिक्स बताए, कितने रिसर्चर्स हमें बता रहे हैं, हम उस दौर से गुजरे हैं, कोई बहुत पुरानी माजी की बात नहीं है। 2008 के हालात में भी आप मैं साफ़ी थे, 2013 में भी आप और मैं साफ़ी थे, यहाँ सब बैठे हुए लोग साफ़ी थे, और हमें मालूम है उस वक्त कितने ख़तरनाक हालात थे। और ये फिगर्स बता रहे हैं कि 2013 से अब तो 70% कमी आ चुकी है। पाकिस्तान में कोई इस वक्त सिक्योरिटी का बहरान नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है सिक्योरिटी में जो 6 महीने बाद ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी और सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा फ्री हो जाएंगे। इस वक्त भी माशाल्लाह हालात ठीक हैं, और इस तरह के हालात तो शायद साल हर साल चलते रहें। बिल्कुल ये उज़्र है। इसके साथ साथ रिसोर्सेज का तो और भी मज़का खेज़ उज़्र है। इसहाक डार साहब फरमाते हैं कि $15 बिलियन नहीं देने को इलेक्शन जैसी चीज़ के लिए, जो जमहूरियत की एसेंस है, जो जमहूरियत की रूह है, जिसकी बुनियाद पर वो हुकूमत में बैठे हैं, और 150 अरब रुपए उन्होंने एक यूथ प्रोग्राम के लिए रख दिए। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए, पाकिस्तान के हज़ारों अरब रुपए के बजट में से वो 15 अरब रुपया स्पेयर नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए जो अवाम के हक के हाकमियत को यकीनी बनाती है। तो जो उज़्र किए जा रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और अफसोसनाक बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ये तमाम उज़्र तस्लीम कर लिए। उनके आप हुक्मनामे के पढ़कर देखिए, मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग, 7 सफ़े मीटिंग से भरे पड़े हैं, जिसमें सारे उन्होंने उज़्र डाल दिए। शुरू में ये भी लिख दिया कि आइन का आर्टिकल 220 एग्जेक्टिव को पाबंद बनाता है कि वो हमारी मदद करे इलेक्शन में, और एग्जेक्टिव में तमाम इदारे आते हैं, सूबाई हुकूमत भी, मरकज़ी हुकूमत भी, सिक्योरिटी के अदारे भी, सिवाय अदलिया के तमाम इदारे इसके पाबंद हैं। उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि वो असर्ट करें, वो हुक्म जारी करते कि आप ये जो बहाने बना रहे हैं इसको छोड़ें और इलेक्शन में हमारी मदद करें। दे जस्ट केव्ड इन। अफसोसनाक बात है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो अब तक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और मेरे दिल में अब तक बड़ा एहतराम था, अब नहीं रहा उस तरीके से, उन्होंने इतनी आसानी से हथियार डाल दिए और केव इन कर गए। जो वजह है वो हमें मालूम है, बड़ी वाज़ेह वजह है। वजह यह है कि हुकूमत को इलेक्शन में मौत नज़र आ रही है, एक सियासी मौत नज़र आ रही है। इस वक्त वो बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं, और उन्हें अनपॉपुलर होने से डरना नहीं चाहिए था। वो डर इस वजह से रहे हैं कि पाकिस्तान में जो फ़ज़ा बन चुकी है, और जो पहले अबसार साहब ने बताया कि इमरान खान का जो रवैया है, उन्होंने जितना खौफजदा किया हुआ है कि अगर वापस आएंगे तो वो एक रिप्राइजल लेंगे, एक इंतकामी मोड में आएंगे। लेकिन ये कोई जवाज़ नहीं है जमहूरियत को रोकने का। और दूसरी वजह यह है कि इस वक्त पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में ठनी हुई है। इसके अलावा तीसरी वजह कोई नहीं है।
और क्या चीज़ कुर्बान, क्या चीज़ हो रही है? पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान की जमहूरियत। यानी आइन को एक डेलिबरेट अंदाज में जानबूझकर एक बदनीयती के साथ उसको वायलेट किया जा रहा है। बहुत वाज़े लिखा हुआ आइन में 90 दिन में इलेक्शन कराने कोई गुंजाइश नहीं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया उसकी भी एक बदनीयती से तशरीह की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि 90 दिन में कराना लाजिम है, लेकिन इंतहाई मजबूरी में उसके बाद जो मिनिमम टाइम है उसमें ज़रूर करा देने चाहिए। और मिनिमम टाइम इन्होंने क्या निकाला? 9 महीने में। खतरनाक प्रेसिडेंट। 6 महीने तो मजीद आगे हो गया ना जी। 90 दिन से भी आगे को 9 महीने में जाके जो अगर टोटल मिलके हो 9 महीने पर चलेगा। एक खतरनाक प्रेसिडेंट पाकिस्तान में कायम हो रहा है, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि कल को कोई भी हुकूमत बहाना बना के इलेक्शन को डिले कर सकेगी, इंडेफिनिट डिले कर सकेगी। पाकिस्तान की जमहूरियत भी खतरे में है, पाकिस्तान का आइन भी खतरे में है, और वो लोग खतरे में डाल रहे हैं जिनको हम समझते थे कि ये आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। जो खुद को जमहूरी पार्टीज कहते थे। बिल्कुल जैगम साहब, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। इस बात में क्विकली ऐड ये करते हुए कि अवाम, क्योंकि आजकल देखते हैं कि जो हालात हैं तो उसका जवाब फिर किससे लें, क्योंकि सियासी तौर पे ओनरशिप नहीं ली जा रही इन पार्टीज़ की तरफ से जिनको अफसार साहब ने चूं चूं का मुरब्बा करार दिया इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई जमातें। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आकर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं हफ्ते भर जो मामलात होते रहे। अफसार आलम साहब, जो पहले बात हो रही थी तो उसमें आप कुछ ऐड करना चाहें इलेक्शन के बारे में। दूसरी मैं बात करना चाहती हूँ कि अगर कोई खुद विक्टिमाइज होता है तो उनका एक इंसानी एक रवैया आमतौर पे हम ये देखते हैं कि वो फिर उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप समेत हमारे बहुत से सीनियर लोगों की जुबानबंदी की गई एक मखसूस हालात के अंदर, जिसका आगाज़ में आपने जिक्र भी किया, तो मुझे इस बात पर यकीन है कि आप किसी और की जुबानबंदी के ऊपर कभी भी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे अगर किसी की आवाज़ बंद की जाए। यहाँ पर अब नवाज शरीफ साहब फितना जैसा लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी जमात इंडोर्स कर रही है इस वक्त जो दहशतगर्दी के मुकदमात खान साहब के ऊपर बन रहे हैं। बल्कि कहा जा रहा है, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जिन्होंने उस दिन किए, बिल्कुल जिन्होंने पुलिस पे हमला किया उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियंस जब उसके अंदर बयान देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं एक इंतकाम की सी सूरत हाल को। आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, आपको इस पे शक होना ही नहीं चाहिए। यकीन की आपने बात की, आपको तो शक होना ही नहीं चाहिए कि मैं तो ऐसे किसी भी ज़बानबंदी के हक़ में नहीं हूँ, और सच तो कभी ना छुपाया जा सकता है, ना छुपाया जाना चाहिए, ना उस पर पाबंदियाँ लगनी चाहिए। चाहे कोई भी बोल रहा हो, मेरे ख़िलाफ़ भी बोल रहा हो कोई, या मेरे भाई के ख़िलाफ़ भी बोल रहा हो, तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए अगर वो सच है। ये तो एक बात है ना। दूसरी बात, लेकिन जिस पे मैं उतना ही ज़ोर देता हूँ जितना हर एक के सच बोलने के हक़ पर मैं ज़ोर देता हूँ, वो ये है कि सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई लाडला हो और कोई लाडला ना हो। अभी आप ज़िक्र कर रही थी मुकदमों का। देखें, जिस तरह मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता जिससे अदालत के तबे नाजुक पे नागवार गुजरे, लेकिन अदालतें जिस तरह धड़ाधड़ सुबह शाम रिलीफ दे रही हैं। इमरान खान के दौर में तो लोगों को उठा के 3 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता था, कोई ज़मानत नहीं होती थी, रिमांड पे रिमांड दिए जाते थे। और अभी देखें रिलीफ कितना मिल रहा है। ये जो यकसा सलूक ना होना जो है ना, ये बहुत ही एक गंदी और गलीज़ हरकत है। मैं इसको ये कहूँगा, ये तौहीन इंसानियत है। ये कैसे हो सकता है कि एक गरीब आदमी और अमीर आदमी में के हुकूक में फ़र्क हो? उनके स्टेटस में फ़र्क हो सकता है, उनके रहन सहन में फ़र्क हो सकता है, उनके उठने बैठने में फ़र्क हो सकता है, उनके बुनियादी इंसानी हुकूक में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए ना तब फ़र्क होना चाहिए था, ना अब होना चाहिए। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, मैं इलेक्शन पे तो बात बहुत हो गई है, मैं उस पर क्या करूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इमरान खान से मैं बेहतर पॉलिटिक्स की उम्मीद रखता था। अब देखें, एक चाइनीज़ मिलिट्री जनरल और स्ट्रेटजिस्ट हैं, फ़िलासफ़र हैं, राइटर हैं, सुन त्ज़ू। उन्होंने आज से 4000 साल पहले, 3000 साल पहले ये कहा था कि ग्रेट वॉरियर विन्स विदाउट गोइंग इनटू द बैटल। और अगर आप अप्रैल मई पिछले साल में चले जाएं तो तहरीक अदम एतमाद के बाद जो आज आपने ज़िक्र भी किया, शाहिद मेतला के कमर बाजवा के साथ दूसरी किस्त है इंटरव्यू की, उसमें ज़िक्र किया है कमर बाजवा ने कि इंतखाबात की तारीख 2 दफ़ा तय हुई और 3 दफ़ा शहबाज शरीफ ने मुस्ताफ़ी होकर असम्बलीज़ डिज़ोल्व करने का फ़ैसला किया।
और लेकिन इसके बावजूद कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे थे, और ये सारी इतलात इमरान खान को थी, उनके साथ मुज़ाकरात के ज़रिए हो रहा था। लेकिन ऐन उस वक्त, उस रात, जिस रात शहबाज शरीफ ने मुस्ताफ़ी होना था, तकरीर लिखी जा चुकी थी, असम्बलीज डिज़ोल्व होनी थी, उन्होंने अचानक पेशावर से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। किस लिए? किस लिए? मैं 3 दफ़ा पूछूंगा, किस लिए? उन्हें इंतखाबात चाहिए थे ना, इमरान खान को इंतखाबात उन्हें मिल रहे थे। मैं क्यों ये एजेंडा देखें उस वक्त देखें अबसा यही मसला है ना। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहता, ना मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, लेकिन मैं डफर नहीं हूँ कि मैं अपने कान, आंखें और नाक बंद करके मैं एक तरफ चलता रहूँ। मुझे पता है चाइना और अमेरिका की क्या गेम हो रही है, और अमेरिका, आप वाशिंगटन में रह चुकी हैं, आपको पता है वाशिंगटन की जो बेल्ट वे है उसके अंदर कैसे काम होता है और किस तरह लॉबिंग होती है और क्यों होती है। अभी क्यों अमेरिका के ये कुछ लोग जो हैं वो मुसलसल पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत किए जा रहे हैं कि ये करें, ये ना करें। IMF क्यों डिले कर रहा है? क्यों चाइना बार बार हमें थोड़ी सी बेल आउट कर रहा है? एक नई लॉबिंग फर्म भी हायर की गई है। वैसे मैं अब इसके ऊपर आगे जाके बात करती हूँ। दूसरी नई लॉबिंग नहीं, मैं इसके बाद मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो व्हील्स विद इन व्हील्स हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई भी अपने आप को अगर वो कहे ना कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं मसीहा हूँ और मैं बिल्कुल क्लीन हूँ, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना बिलीव इट। ये ट्रस्ट लेवल आई बिलीव इन सीइंग, और सीइंग मुझे ये है कि अगर में इंतखाबात मिल रहे थे इमरान खान को, तो उन्होंने लॉन्ग मार्च करके उसको टॉर्पीडो क्यों किया? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। अतर काज़मी साहब, जो पहले इस पे बात हो रही थी, जो अफसार साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, इमरान खान साहब के बारे में अपने आप को अबव द लॉ समझने वाली वो जो एक बदमाशी वाली बात है कि अगर मैं अदालत में पेश नहीं हूँगा फिर भी मेरी मर्जी है, फिर उसके बाद अगर वारंट लेके आएंगे तो मेरे पास कारकुन बड़ा जज्बाती और वो नौजवान है। हम हफीजुल्लाह न्याजी साहब की भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जिनके बेटे हसान न्याजी हैं और वो हमारे कॉलीग भी रहे, उनसे बातचीत है, वो बड़े परेशानी का शिकार थे क्योंकि जज्बाती तबीयत के होते हैं नौजवान भी। तो वो बहुत सी बातें हसान साहब लीगली करेक्ट भी करते होंगे, लेकिन वो जज्बात में ट्वीट्स भी बहुत सारे करे थे। खान साहब आज भी अदालत में खामोशी से पेश हो गए लाहौर हाई कोर्ट में, उस दिन भी उनको हिसार में जिस तरीके से लेके आए, ये सब कुछ पहले क्यों नहीं हो सकता था? क्या वो चाह रहे थे कि एक ऐसी सूरत हाल बने जहां मुकदमे ही मुकदमे बन जाएं और उसका भी हमें पॉलिटिकली फायदा हो, क्योंकि हर चीज़ खान साहब के हक में वो प्ले करना जानते हैं बेहतर तरीके से? देखिए, पहली बात तो ये कि जनरल बाजवा साहब ने जो इंटरव्यू दिया और बताया, इंटरव्यू तो नहीं और मतलब कि बात की एक सहाफ़ी से और बताया कि इंतखाबात हम करवा रहे थे और इमरान खान ने ये कर दिया। अब ये उनका वर्ड है। जनरल बाजवा ने 3500 और बातें भी की हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं अपनी मर्जी से कहूँ ये ठीक है और वो गलत है, या तो फिर आप तमाम उनकी बातों को कहें कि वो गॉस्पल ट्रूथ है, मनोवन मान लें। यहाँ पे जिस तरह होता है ना, मेरी जमहूरियत, मेरी मर्जी, मेरी सियासत, मेरी मर्जी, ये नहीं हो सकता। या तो आपको उनकी सारी बातें फिर माननी पड़ेंगी जो जो उन्होंने बाकी बातें भी कहीं, या फिर आपको ये भी कहना पड़ेगा कि ये उनका मौक़िफ़ है। हो सकता है कि ऐसा ना हो, ये कोई ये रिटन ट्रूथ नहीं है। मैं ये ऐड करना चाहूँगी, जनरल साहब का जो इंटरव्यू का पहला पार्ट भी मेतला साहब का शाया हुआ, उसमें कुछ गलत बयानियां थी और उनमें से एक बात की तो यानी शायद मैं भी हूँ, जो उन्होंने हामिद मीर साहब को गलत करार दिया था उस इंटरव्यू के अंदर। हालांकि हामिद मीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखें, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि हम एक बात को मान लें कि जी ये ठीक है क्योंकि ये मेरे नैरेटिव को सूट करती है और मैं बाकी बातें ना मानूं। बाकी माजी के अंदर, इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ होता रहा, कानून के साथ भी होता रहा, सहाफ़ियों के साथ भी यहाँ पे होता रहा। अबसार आलम साहब यहाँ पे बैठे, इनको गोली तक मारी गई, लोगों ने गद्दार तक, सहाफ़ियों ने भी एक दूसरे को यहाँ पे कहा, सब कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन क्या जो जमहूरी जमातें हैं उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा या कोई बेहतरी भी आएगी? दूसरी एक और खान साहब से क्या उनके बारे में जो तबसरा किया गया और इस अदालतों में पेशी के हवाले से मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब लाडले हैं। पिछले दौरे हुकूमत में हमजा शहबाज ऐसे उंगली से पुलिस वालों को कहते थे पीछे, जिस तरह वो आ रहे होते थे ना पेशी पे भी, आप फवाद चौधरी के मुंह पे कपड़ा डाल के पेश करते हैं, आप शेख रशीद को धक्के मारते हैं, आपके ऊपर मुबैना तशद्दुद के इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो चीज़ें जिसको पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, आज़म स्वाति जो कह रहा है, सहाफ़ी जो कह रहे हैं कि हमें भरना करके मारा जा रहा है, क्या ऐसे इल्ज़ामात पिछले दौरे हुकूमत में भी लगे थे कि सियासी मुखालफिन के हेरोइन डाल के केसेस तो बनाए गए थे? राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर बनाया गया था ना केस, बिल्कुल बनाया गया था और इंतहाई भोंडा किस्म का केस बनाया गया था और उसके ऊपर राना
सनाउल्लाह साहब ने जनरल बाजवा को एक एप्लीकेशन भी दी थी एक जनरल साहब के खिलाफ। तो मौजूदा हुकूमत जो है वो कोई एक्शन ले, पता करे कि उसके इसका हाथ जोड़ के हाथ नहीं, ये बड़ा फर्क। खान साहब ही ने तो अपने निशाने पे राणा साहब को रखा हुआ था। जी देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आइन और कानून सब के लिए बराबर है, लेकिन जिस किस्म की अभी ये हुकूमत कर रही है, जितने मुकदमात, क्या जब बिलावल वहां से चले थे सिंध से, रास्ते में कितने दहशतगर्दी के मुकदमात हुए? जिस दिन मरियम बीबी आई थी नैब में और पेशी पे नहीं कितने आपने सूरत हाल नहीं बनी थी जहां कारकुनों ने पेट्रोल बॉम्ब पुलिस के ऊपर फेंके हो, किस बात के मुकदमे बनते? अच्छा इब्सा, उससे पहले आपको नजर नहीं आया कि जो अवाम की गाड़ियां तोड़ी गई? आज आप फ्रांस में देख रहे हैं, आप दुनिया भर में देखते हैं, जब एक रिएक्शन आता है, अवामी रिएक्शन, वो सबके सामने होता है। लेकिन जो जरूर चाहूंगी आप मजीद रोशनी डालें। सॉरी मैं आपकी बात नहीं काट रही, बल्कि जब ब्रेक से वापस आएंगे आप इस पे जी सार साहब क्विकली मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी इंफॉर्मेशन जो है ना, जो मैंने जनरल बाजवा की बात को कोट किया है इलेक्शंस के हवाले से, ये मैं सिर्फ जनरल बाजवा की बात पे यकीन नहीं कर रहा, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी है। मुझे पता है कि ये फैसला हो चुका था और जनरल बाजवा ने तो आज तस्दीक की, हमें तब से पता था और तमाम जर्नलिस्टों को पता था इस्लामाबाद के रहने वालों में कि हुकूमत फैसला कर चुकी थी इलेक्शन करवाने का और वो मुस्ताफ़ी होने जा रहे थे। सर ठीक है, तरफ जाते हैं वापस आएंगे। अतर साहब बात कर रहे हैं, फ्रांस की एग्जांपल दे रहे हैं, दूसरी एग्जांपल अमेरिका में ट्रंप के हवाले से भी है। उनकी भी गिरफ्तारी की सूरत हाल जब बनी तो उन्होंने कारकुनों को निकलने का, क्या कंपैरिजन हो सकता है इन मामलात का जो यहाँ पर हो रहे? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जैगम साहब, अब आपकी तरफ वो बातें जो ब्रेक से पहले हो रही थी वो लेके आऊंगी। ये जो आखिर में अतर एग्जांपल दे रहे थे कि फ्रांस में आज हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या मुकदमात बन रहे हैं कारकुनों, वहाँ एक पॉलिसी के ऊपर उन मामलात के हवाले से लोग निकले। लेकिन एक और एग्जाम्पल बहुत मौजू बैठती है, आजकल ही एक हो रहा है अमेरिका के अंदर, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केस है। एक उनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी उस वक्त एक खातून को हश मनी जिसको कहा जाता है वो देने का, और वो मामला खुल गया बाद में। उनके ऊपर जब फैसला आना था तो ट्रंप साहब ने अपने सोशल मीडिया पे जाके लिखा कि पहुंचो सारे ट्रंप टावर। तो हमने ये भी खबरें सुनी वहां पर कि वहां पे पहुंचे क्या, उन्होंने जाके एहतजाज भी किया, बहुत से मुखालफिन थे ट्रंप साहब के। तो वहां तो ऐसी सूरत हाल नहीं बनी कि कारकुनान आते को पेट्रोल बॉम्ब पुलिस के ऊपर फेंकते मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई, आप समझते हैं कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं पुलिस के साथ आमने सामने आने पर, वो दुरुस्त हुई हैं या गलत हुई हैं? गलत है। देखिए, अगर यूरोप की एग्जाम्पल्स देखें तो मेरे ख्याल है बरतानिया की एग्जाम्पल काज़मी साहब को देनी चाहिए थी। बरतानिया में काफ़ी दिन रह कर आए हैं कि वहाँ पे अगर कोई मॉब की एक्टिविटी होती है तो क्या होता है, वो जो फीड होती है कैमरे की उसको उठाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और हर बंदे को सजा देते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। खाली इस एविडेंस पर, जो कैमरे की एविडेंस होती है वही चलती है, अदालत में उसको देखते जाते हैं, आइडेंटिफाई करते जाते हैं, अदालत सजा देते जाते हैं। मॉब को कोई रियायत नहीं दी जाती। पाकिस्तान में जो मॉब को रियायत देने की रिवायत है, मैं तो शुरू से जब से जर्नलिज्म में आया हूँ यही देख रहा हूँ कि मॉब वायलेंस में कभी किसी को सजा नहीं दी जाती और ये वायलेंस बढ़ता जा रहा है। पीटीआई का मामला इसलिए ख़तरनाक है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं, वो मॉब वायलेंस नहीं किया करती। मजहबी मेन स्ट्रीम जमातें भी नहीं करती, जमात इस्लामी भी नहीं करती। JUI का धरना आपने देखा था। ये छोटी छोटी जमातें जिनके पास चंद हजार लोग होते हैं, वो मॉब बनाकर एक खास मकसद के लिए, अपनी अहमियत बनाने के लिए वो वायलेंस का रास्ता अपनाती। ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान की एक पॉपुलर जमात, जो मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात है और इतना बड़ा पॉपुलर लीडर है, उसकी निगरानी में, उसके हुक्म पे वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि दे आर बीइंग यू सी डायरेक्टेड टू डू दिस। वो वायलेंस को यूज कर रहे हैं और मॉब वायलेंस कर रहे हैं, खतरनाक किस्म का। ये स्पॉन्टेनियस वायलेंस नहीं है फ्रांस जैसा कि लीडरलेस हजारों लाखों लोग निकल आए हों और वो कंट्रोल से बाहर निकल आए हों। ये एट द मोस्ट 2-3 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहीं भी नहीं थे, शायद 2000 भी दोनों जगह पे नहीं होंगे, और दे वर डायरेक्टेड टू कम देयर। एक आप देखिए ट्विटर पे क्या उसमें ट्रेंड्स चलते रहे, बाकायदा उनको बताया गया, इंसाइट किया, दे वर डायरेक्टेड टू डू इट और फ्रॉम द टॉप, और वो ये वायलेंस कर रहे थे। ये खतरनाक ट्रेंड है और पीटीआई को पीछे हटना चाहिए। ये MQM वाला तर्ज नहीं अपनाना चाहिए। उनके पास वोट की ताकत है, मकबूलियत की ताकत है, उस पर नसार करिए, उनको नुकसान पहुंचाएगा। आप देखेंगे जब कोई एक जमहूरी जमात ये काम करती है जिसके पास वोट होते हैं तो ये उज़्र बन जाता है उनको टारगेट करने का, रगड़ा लगाने का। इमरान खान ने वो उज़्र दे दिया है
और उनके साथ जो प्रोसिक्यूशन का अमल शुरू हुआ है, ये उसमें बहुत बड़ा एक हथियार हुकूमत के पास आ गया है, क्योंकि अब हुकूमत वही कुछ कर रही है जो इमरान खान अपने दौर में करते रहे हैं। और दूसरी आपने मिसाल दी डोनाल्ड ट्रंप साहब की। डोनाल्ड ट्रंप साहब की और इमरान साहब की जो मुमासलत है, उस पर तो मज़ामीन कितने लिखे गए हैं, दुनिया के कितने एक्सपर्ट्स ने बात की है, शायद पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। दोनों पॉपुलिस्ट लीडर हैं, एक तरह की सियासत करते हैं, दोनों डेमागॉग्स हैं, लोगों को उकसाते हैं। आप उनकी अपनी ज़ात जो है वो महवर है कायनात का, हर चीज़ का, और एक ही जैसा हमें वो ट्रेंड भी नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त जो ज़्यादा अहम बात है मेरे नज़दीक, वो ये है कि हुकूमत जो कर रही है, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है जी। इस वक्त इमरान खान जो कर रहे हैं वो इतना अहम नहीं है। इमरान खान ने जो पहले किया, दैट इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वो तारीख का पार्ट है, उस पर हम बात करते रहेंगे। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को जो आइन से हटा रही है, जमहूरियत से हटा रही है, जिस रास्ते पर लेकर जा रही है, ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है। आज इस पर हमें इकट्ठा होने की और आवाज उठाने की जरूरत है, और हुकूमत का हाथ रोकने की जरूरत है। मैं अफसार साहब, आप इस पे कहिएगा, ये जो चार्जेस के बगैर गिरफ्तारियां हैं, अजहर मशवानी जिनका मैंने आगाज में जिक्र किया, उनके बारे में नहीं मालूम कितनी देर हुई कि उन पे चार्जेस बेसिकली हैं क्या। जो हसान न्याजी हैं उनको कोयटा मुंतकली के हवाले से उन पे वहाँ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। तो आप समझते हैं इस पर कानूनी माहिरीन भी इस वक्त सवाल उठा रहे हैं, आप समझते हैं कि ये ओल्ड टैक्टिक्स है जो नुकसान देंगे हुक्मरान जमातों को? ज़ाहिर है ओल्ड टैक्टिक्स हैं और उतना ही नुकसान होगा इन जमातों को भी जितना इमरान खान को हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अदलिया अपना काम कर रही है और जहाँ पे रिलीफ बनता है वो दे भी रहे हैं। पिछले दौर में तो अदलिया ने रिलीफ भी नहीं दिया बहुत सारे लोगों को, जिसमें मैं अपना जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ऊपर जो वो मुजरिम पकड़े गए थे वो ज़मानतों पे हैं सारे, और उनमें से एक इश्तिहारी भी हो चुका है। नो वन केयर्स इन दिस कंट्री, यहाँ तो हालात ही ऐसे हैं। लेकिन इससे पहले जो बात की है ना जैगम साहब ने, मैं उससे पूरी तरह मुत्तफ़िक हूँ। और मुझे आप यकीन करें, क्योंकि मैं तो सारी उम्र इस मुल्क में गुजारी है, मुझे झुरझुरी आ जाती है जब पढ़े लिखे लोग इनलाइटन, दिखने में इनलाइटन लगते हैं, अच्छी जगहों पे रहते रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आज भी, जब वो मॉब वायलेंस को प्रमोट करते हैं और मॉब जस्टिस को प्रमोट करते हैं इस मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो ऑलरेडी जो है यहाँ पे वायलेंस इतना ज़्यादा है कि ज़रा सी बात पे, मजहबी बात पे या किसी और बात पे कत्ल हो जाते हैं, तशद्दुद हो जाता है, हंगामे हो जाते हैं। इस मुल्क में आप मॉब वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारे पास इकॉनमी हमारी नहीं काम कर रही, कोई इदारा यहाँ काम नहीं कर रहा, यहाँ कोई स्टेबिलिटी नहीं है, और उसमें मॉब वायलेंस भी अगर शुरू हो जाए तो बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक सूरत हाल है। इससे बचना चाहिए, इससे दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इसमें से बचा के आगे ले जाए, बजाय इसके कि हम इसकी मिसालें तरक्की याफ्ता ममालिक को सामने रख के दें। वहाँ भी हो रहा तो अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन जैसे कि जैगम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि वो एक लीडरलेस स्पॉन्टेनियस हो गया, उसको भी कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। और वो देखें वहाँ कानून कितना तगड़ा है, कोई जिसको पकड़ रहे हैं उसको सज़ा दे रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। वो वहाँ भी मीडिया, वो डेनमार्क में एक पूरा अखबार बंद हो गया इस वजह से कि वहाँ उन्होंने गलत खबर दी और उन्होंने 7 साल के लिए एडिटर और रिपोर्टर को जेल भेज दिया। 7 साल के लिए, यहाँ किसी को 7 दिन के लिए जेल भेज दें अगर झूठी खबर पे, तो यहाँ क्या होगा? तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर वहाँ पे जमहूरियत मजबूत है तो वहाँ कानून भी बहुत मजबूत है और सजा भी। अभी देख लें ट्रंप के सर वहाँ पे। सॉरी टू कट यू ऑफ सर, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है जी, अब एक ब्रेक लेनी है, शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं। अतर आपसे पहले कमेंट चाहूँगी, हम वापस थोड़ा अगर इलेक्शन की तरफ, या जो एक बातचीत की का जिक्र होने लगा था, खान साहब की जमात का इन्हिसार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है मुकम्मल तौर पर, इससे किसी को चैलेंज भी करने मामला भी अदालत में लेके जा रहे हैं इलेक्शन का। लेकिन एक बहस ये भी है जो आईनी कानूनी माहिरीन करते हैं कि ECP का जो चीफ है उनका ओहदा भी आईनी है, तो ये मामला अब क्या अदालत में क्या अपने नहज पर पहुँच सकता है, या एक बहुत लंबा फिर बेंच की तश्कील एक बहुत बड़ा इशू होगा। जैसे आप जानते हैं एक बयानिया बेंचेस के हवाले से भी सियासी तौर पे PMLN ने बनाया हुआ है। सो आप समझते हैं कि खान साहब का इन्हिसार अदलिया के ऊपर तो चले, जो लीगली मामला चल रहे हो, लेकिन वो आप खुल कर ये बात कह दें कि यही सियासी जमातें हैं, इनसे मैं बात करने के लिए तैयार हूँ?
देखें, एक छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा। जो बात हो रही थी यहाँ पे मॉब वायलेंस की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है अबसार आलम साहब ने कि पाकिस्तान के माशरे में पहले ही बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी है। यहाँ पे अगर आप देखें, कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पे आप कानून और सियासत को मिक्स करेंगे तो अवामी रिएक्शन आएगा। अगर आप माल रोड पे अवाम की गाड़ियाँ तोड़ेंगे तो जमान पार्क पे फिर लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकेंगे। ये पूरी दुनिया में होता है, अवामी रिएक्शन आता है, लेकिन अगेन आप इसको कंडोन नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि आपने आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई हुक्मरान इत्तेहाद देखा जो कहें ये फितना है, इसको मिटा दो, इसका सर कुचल दो? सरकारी टीवी पे बैठ के आपने ब्लास्फेमी नहीं, सरकारी टीवी पे नहीं, अगर नहीं, देखिए मैं आप सरकारी टीवी पे बैठ के आप उनके ऊपर ब्लास्फेमी के केसेस बनाएं। जिस मुल्क में अभी जिस तरह अबसार आलम साहब ने कहा कि जरा सी मजहबी बात हो तो आपको मजमा मार देता है तशद्दुद करके, उस मुल्क में नहीं, जवाब किस चीज का जवाब है? नहीं, किस चीज के? खान साहब ने किस जगह पे बैठ के सरकारी टीवी के ऊपर खुदा न खास्ता किसी को तौहीन मजहब का मुल्ज़िम करार दिया है? मेरी जंग है, नहीं, वो किसके, उनका हक है कहना, गैर इस्लामी होगा। उन्होंने उनका हक, देखिए उनका कहना हक है, उन्होंने उनका हर किसी का हक है। देखिए हर किसी का ये हक है कि वो अपना नुक्ता नजर रखे, मौलाना साहब रखें, हर कोई कहे कि मैं ठीक हूं, उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन किस दिन पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा बैठे थे और उन्होंने ये साबित किया था कि खुदा न खास्ता मरियम नवाज साहिबा गुस्ताख हैं और इस तरह की वीडियो क्या आप अभी पीपल्स पार्टी के किसी मिनिस्टर को ले लें, वो मानेगा या वो इस चीज को कंडोन करेगा जो हुआ सरकारी टीवी के ऊपर? ये ठीक ये हुआ ना, तो ये फिर कौन मॉब वायलेंस को यहाँ पे इंसाइट कर रहा है? कौन इंसाइट कर रहा है? देखिए मॉब वायलेंस वो होता है जो इस तरह इंसाइट होता है, सियासी जदोजहद को आप मॉब वायलेंस नहीं कह सकते। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब यास्मीन साहिबा कहती है किसी एक को टिकट नहीं मिलेगा, सब बंदे लेके आओ, और इसी तरीके से वो देखिए सियासी जमातों में तो यही होता है ना, सियासी जमातों में तो यही होता है कि देखिए ख्वाहिश तो इनकी भी थी कि जिस दिन मियां साहब लंदन से आ रहे थे, शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पहुंचे, अब अवाम इनके पीछे नहीं आती तो उसमें अतर काज़मी का कसूर तो नहीं है। सियासी बयानिए में मरियम नवाज वो इंटरव्यूज में कह रही होती है, देखिए निकलने नहीं दिया था मैंने ट्रक नहीं, तो अभी निकाल लें, इलेक्शन लड़ लें और अभी पता चल जाएगा। मसला ये है कि इनको अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है, इनको अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है। बाकी जहां तक मॉब वायलेंस का ताल्लुक है, तशद्दुद का ताल्लुक है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है और सारी सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और आप समझते हैं कि खान साहब को, अगर आप क्योंकि इन मामलात को ज्यादा गहराई से ये जो सारा कुछ जमान पार्क में हुआ इसको देखते रहे, एक बयान खान साहब को ऐसा देना चाहिए जो कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा कि अब ना निकले लोग, इस तरह का काम ना करें, जब पुलिस और उनके दरमियान JIT भी अब बन चुके हैं इन मामलात पे, कि अब के बाद कोई पेट्रोल बॉम्ब नहीं चलाएगा और पुलिस के आमने सामने नहीं आएगा, ये हमारी अपनी पुलिस है। देखिए बिल्कुल ऐसा पुलिस ने कह दिया कि हम जमान पार्क को फुल सिक्योरिटी। देखिए बात सुने, जो भी काम होता है ना इब्सा, वो आइन और कानून के ताबे होता है। अगर हम पार्लियामान में बैठ के ये कह दें ना कल कि हम इस आइन को नहीं मानते और हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, तो वो बेशक पार्लियामान है पर वो एक जत्थे का फैसला होगा, पार्लियामेंट का फैसला नहीं होगा। इसी तरह जो पुलिस है, अदलिया है, वो एक आइन के तहत अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज करती है। जब वो उससे तजावज कर जाते हैं, उनमें और जत्थे में कोई फर्क नहीं रहता। खान साहब नहीं रोकेंगे फिर? नहीं, खान साहब को रोकना चाहिए, हर किसी को। खान साहब के देखिए मार रही पुलिस है तो रोकें खान साहब, खुदा का खौफ करें। गेट खान साहब का तोड़ा जा रहा है, पेट्रोल पंप आपको नजर आ गया प्लास्टिक की बोतल में जो IG साहब ने दिखा दिया। पेट्रोल पंप तो ऐसा कह रहा है जैसे कुछ खुदा ना खास्ता जोरी बम चला दिया गया। खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन देखें अतर ये हकीकतें हैं, लेकिन बहरहाल ये रिकॉर्ड के ऊपर चले, ये अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने इसको कवर किया, इसको रिपोर्ट किया और इसके शवाहिद वीडियो के एविडेंस में सामने मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब बहुत शुक्रिया आपका, ज़ैगम खान साहब और अबसार आलम साहब। प्रोग्राम नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा किया, कल मुलाकात होगी, खुदा हाफ़िज़।